हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है कहानियों की दुनिया में। आज की कहानी भारत की वीरांगनाएं, देश का इतिहास शौर्य एवं वीरता की गौरव गाथाओं से भरा पड़ा है। महिलाएं भी वीरता और शौर्य प्रदर्शन में पुरुषों से कम नहीं रही, परंतु कुछ महिलाएं इतिहास की धरोहर हैं जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। ऐसी ही कतिपय वीरांगनाओं के चित्रण में आज की हमारी कहानी है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। शुरू करते हैं आज की कहानी। स्वाधीनता की देवी झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई समग्र भारतवर्ष की हैं। उनकी दृष्टि भी व्यापक थी। वे केवल झांसी की ही स्वतंत्रता नहीं चाहती थी, अपितु देश से विदेशियों को खदेड़कर सुराज लाना चाहती थी। बानपुर के महाराज मर्दन सिंह को लिखे गए उनके पत्रों से ये स्पष्ट है। मैंने मध्य प्रदेश की वीरांगनाओं के साथ उनका समावेश क्यों किया? वे वाराणसी में जन्मी, बिठूर में पली और झांसी में उनका विवाह हुआ। आज ये तीनों स्थान उत्तर प्रदेश की सीमा में पड़ते हैं, किंतु किसी भी इतिहास को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा जा सकता। श्रीयुत व्हीलर भले ही अपना ग्रंथ पाकिस्तान के 5000 वर्ष लिखते रहे, किंतु मोहनजोदड़ो या हड़प्पा को भारत के सांस्कृतिक इतिहास से अलग नहीं किया जा सकता। अंग्रेजों ने बुंदेलखंड को 2 खंडों में बांट दिया था। उसके बांदा, हमीरपुर, ललितपुर और झांसी आदि जिले आज उत्तर प्रदेश में है और सागर, दमोह, पन्ना और टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में। महारानी लक्ष्मीबाई समस्त बुंदेलखंड की वैसी ही मुकुटमणि है जैसे कि महाराज छत्रसाल। रानी की समाधि ग्वालियर में है। तात्पर्य यह है कि महारानी लक्ष्मीबाई दोनों राज्यों में समान श्रद्धा की दृष्टि से देखी जाती है। 150 वर्ष के लगभग हो चले, लेकिन गांव का लोक गायक आज भी इन शब्दों में उन्हें स्मरण करता है। खूबई लड़ी मर्दानी, अरे भाई झांसी वाली रानी। सिगरे सिपाहीन को पैरा जलेबी, अपन खाई गुरधानी, अरे खूबई लड़ी मर्दानी, वो झांसी वाली रानी। बुर्जन बुर्जन तोपें लगई, गोला चले आसमानी, अरे भाई झांसी वाली रानी। रानी की मृत्यु के बाद जब कवि फूट फूट कर रोया, तत्कालीन जन कवि फकीर खां ने लिखा, कटी गई झांसी वाली रानी, झांसी वाली रानी, कटी गई झांसी वाली रानी। चौतरफा से आफत आ गई, झांसी वही वीरानी। घर घर बिड़न लगे अंग्रेजा, लूटत है राजधानी। काटत हाथ पांव रजपूतन, सुनत न कोऊ बानी। बहुएं बिटिया पकड़ लेत हैं, करत रात मनमानी। खान फकीरे उधम मची गओ, सिगरी बात न सानी। पूना के विष्णु भट्ट गोड से सन 1857 में यजमानी करने चित्रकूट आए थे। उन्होंने झांसी में स्वाधीनता को अपनी आंखों से देखा था। मराठी में लिखित अपनी पुस्तक माझा प्रवास में उन्होंने लिखा है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपनी शूरता, बुद्धि और राजनीतिज्ञता के लिए सर्वत्र प्रसिद्ध थी। उनके साथ ही भी अंग्रेजों ने कम अन्याय नहीं किया। प्रथमतः उन्होंने जब अपना राज्य अपने दत्तक पुत्र को देकर तीर्थ यात्रा करने की अंग्रेजों से प्रार्थना की, तो उन्हें अंग्रेजों ने टके सा जवाब दे दिया, ये नहीं हो सकता। आपका राज्य उत्तराधिकारी विहीन होने की वजह से हमारे संरक्षण में है, हम इसके प्रबंध करता है। रानी के व्यक्तिगत खर्च में भी काफ़ी कटौती कर दी गई थी। झांसी में गोवध बंद कराने के लिए रानी ने अनुरोध किया, वह भी अमान्य कर दिया गया। इन सब कारणों से रानी के हृदय में अंग्रेजों से प्रतिशोध लेने की भावना सुलग रही थी। जादू वह कोई सिर पर चढ़कर बोले और शौर्य वह जिसकी शत्रु भी सराहना करे। मेजर जनरल सर ह्यूरोज को झांसी के मोर्चे पर महारानी लक्ष्मीबाई से लोहा लेना पड़ा था। उन्होंने लिखा है, रानी बहुत ऊंचे खानदान की थी। वे अपने शरीर रक्षकों, सेवकों, सैनिकों और अश्वारोहियों के प्रति असीम उदार थी। उनमें ऐसी सहन शक्ति थी कि कोई भी चोट उनको हिला नहीं सकती थी। इन सब बातों से
मिलकर उन्हें ब्रिटिश राज का खतरनाक शत्रु बना दिया था। ग्वालियर की जिस सेना ने सिंधिया से विद्रोह करके रानी का साथ दिया था, वह सेना इस मुल्क की सारी हिंदुस्तानी फौजों में अव्वल थी। कवायद में लासानी असाधारण रूप से संगठित, उसमें बहादुर योद्धाओं की भरमार थी। कौन कह सकता था कि वाराणसी में बाजीराव पेशवा के दत्तक पुत्र नाना धुंधुपत पेशवा के साथ खेली उनकी मुंह बोली बहन मोरोपंत और भागीरथी देवी की पुत्री मनु विदेशी आक्रांताओं को इस देश से बाहर कर देने के लिए भयानक युद्ध करेंगी और स्वाधीनता के महासमर में लड़ते लड़ते वीरगति प्राप्त करेंगी। महारानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। उन्हें बचपन में छबीली भी उनकी सुंदरता के कारण कहा जाता था। उनका घर का नाम था मनु। उनकी माता भागीरथी देवी उन्हें अबोध अवस्था में ही छोड़कर चिर विदा ले गई थी। पिता मोरोपंत निष्प्रिय विद्वान थे। बाजीराव पेशवा से उनके पारिवारिक संबंध थे। पेशवा जब वाराणसी छोड़कर कानपुर के निकटवर्ती नगर बिठूर आ गए तो पिता और पुत्री भी उनके साथ चले आए। मनु पेशवा के यहाँ पुत्री की भांति रही। उनके पालित पुत्र नाना साहब तथा उनके भाई राव साहब के साथ खेली। उस समय वे 6-7 वर्ष की रही होंगी। उन दिनों बिठूर में पेशवा के राजभवन के निकट ही एक अन्य ब्राह्मण परिवार रहता था। उसका एक सदस्य फलित ज्योतिष का विद्वान था। वह अक्सर पेशवा के यहाँ आया जाया करता था। उसने एक दिन मनु का हाथ देखा तो आश्चर्य से चकित रह गया। उसमें कन्या के भाग्य में रानी बनने का योग था। उस ज्योतिषी भंडारकर ने यह भी कहा कि इसे भविष्य में अपने प्रबल शत्रुओं से युद्ध भी करना होगा। उस समय इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया गया। उन दिनों लड़के लड़कियों का विवाह 10-12 वर्ष की आयु में ही हो जाया करता था। राजस्थान में आज भी बाल विवाह प्रचलित है, शारदा एक्ट के बावजूद। कुछ बड़े होने पर मनु के लिए भी वर की खोज प्रारंभ हुई। कुछ दिन पहले झांसी के राजकुमार गंगाधर नेवलकर की पत्नी रमाबाई का निधन हो गया था। उनकी आयु 29 वर्ष की थी। इस प्रकार मनु और गंगाधर राव की आयु में बहुत अंतर था। फिर भी ये सोचा गया होगा कि निष्प्रिय ब्राह्मण की मातृ विहीन कन्या सुख से रहेंगी। विवाह के बाद ससुराल की प्रथा के अनुसार मनु का नया नाम लक्ष्मीबाई रखा गया और उनका ये नाम ही इतिहास में प्रसिद्ध हुआ। गंगाधर राव बड़े सुयोग्य शासक सिद्ध हुए। सन 1842 में अपने पिता की मृत्यु के पश्चात जब उन्होंने राज्यभार संभाला तब झांसी पर लगभग 25 लाख का ऋण था, अर्थात आज के कई करोड़ का। उन्होंने अपने 10 वर्ष के शासन में ही सारा ऋण निपटा दिया। उन्होंने झांसी के किले की मरम्मत करके उसे नया रूप भी दे दिया। उन्होंने झांसी नगर में भी कई खंड की एक इमारत बनवाई। विष्णु भट्ट ने झांसी के एक 6 मंजिल इमारत का उल्लेख अपनी मराठी पुस्तक मांझा प्रवास में किया है। जिस पर चढ़कर उन्होंने निरीह नागरिकों पर गोरे सिपाहियों का क्रूरतापूर्ण व्यवहार देखा था। संभव है कि वह महाराज गंगाधर राव नेवलकर का बनवाया हुआ ये भवन ही हो, जिसे अंग्रेज फौजों ने तोपों के गोलों से ढा दिया। रानी के कोई संतान न थी। एक पुत्र हुआ भी, लेकिन कुछ दिन बाद ही वह भी न रहा। रानी लक्ष्मीबाई का दुखी रहना स्वाभाविक था। रानी स्वभाव से ही धार्मिक वृत्ति की महिला थी। दुखी मन को कुछ सांत्वना देने के लिए उन्होंने काशी और प्रयाग की यात्रा की और वहाँ दान किया। काशी में महाराज गंगाधर राव ने वहाँ के विद्वान ब्राह्मणों की राय ली और हिंदू धर्म के अनुसार अपने वंश के ही एक बालक दामोदर राव को गोद ले लिया। दामोदर राव का जन्म सन 1847 में हुआ था और गोद लेते समय उसकी आयु सन 1852 में केवल 5 वर्ष की थी। गोद लेने का समारोह अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट मिस्टर एलिस की मौजूदगी में हुआ था। उन्होंने इसकी सिफारिश कैप्टन मालेसन से की थी। सन 1852 में महाराज गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। उस समय महारानी की आयु केवल 18 वर्ष की थी। तत्कालीन गवर्नर जनरल डलहौजी की नीति राज्यों का खात्मा करके उन्हें ब्रिटिश शासन के अधिकार में लाने की थी। उसके मन में अंग्रेजों के साम्राज्य के विस्तार की भयंकर पिपासा भर गई थी। वह इसके लिए नए नए बहाने खोज रहा था। अवध का नवाब वाजिद अली शाह विलासी है। वह दिन रात
नृत्य और संगीत में ही डूबा रहता है। बाजीराव पेशवा द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना धुंधुराव पेशवा प्रख्यात पेशवा वंश के उत्तराधिकारी नहीं है, इसलिए उनको पेंशन पाने का कोई हक नहीं है। झांसी के राजा गंगाधर राव ने जिस बालक को गोद लिया वह राज्य का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। उसकी ये नीति थी कि किसी न किसी बहाने देशी राज्य खत्म कर दिए जाएं और उनके राज्य को ब्रिटिश शासित प्रदेश में विलीनीकरण कर दिया जाए। राजा गंगाधर राव की मृत्यु उसके लिए एक सुअवसर था जिसे वह किसी भी मूल्य पर खोना नहीं चाहता था, जैसा कि श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी कविता में लिखा है। बुझा दीप झांसी का तो डलहो जी मन में हर्षाया, राज हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। गंगाधर राव की मृत्यु हो जाने के बाद अंग्रेजी सेना ने झांसी पर अपना अधिकार कर लिया। रानी को तथा उनके सेवकों के गुजारे के लिए 4000 रुपये की पेंशन बांध दी गई। रानी लक्ष्मीबाई कहती रही, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, परंतु उनकी बात अंग्रेज कब सुनते। जहाँ प्रभुत्व शक्ति के तराजू पर तुलता हो वहाँ नैतिकता कहाँ और कैसी। सन 1854 के बाद महारानी लक्ष्मीबाई में एक परिवर्तन आया। पहले वे बंद पालकी में निकलती थी या हाथी के होदे पर जिसके चारों ओर कपड़ा बंधा रहता था, लेकिन अब वे घोड़े की सवारी करने लगी। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद वे अच्छे अश्वरोहियों से भी अधिक कुशल हो गई। उन्होंने तलवार चलाने का भी अभ्यास कर लिया। उससे ऐसा लगता है कि उनको किसी भावी घटना का पूर्वाभास हो गया था। वे यो स्वभाव से वे धर्मपरायण थी और उनके प्रजाजन उनको मातृवत श्रद्धा देते थे। झांसी के अंग्रेजी राज में विलीनीकरण के कारण सारे बुंदेलखंड में आक्रोश की एक लहर तेजी से दौड़ गई। वानपुर में महाराज मर्दन सिंह ने कहा, बुंदेलों ने अपना इलाका उपहार स्वरूप बाजीराव पेशवा प्रथम को दिया था, अंग्रेजों को नहीं। अंग्रेज होते कौन हैं झांसी पर अधिकार करने वाले। इस उक्ति के पीछे एक पुरानी घटना थी। सन 1737 में इलाहाबाद के मुगलों के सूबेदार मोहम्मद खां बंगस ने बुंदेलखंड पर आक्रमण किया था और महाराज छत्रसाल वृद्ध हो चुके थे, किंतु अनुभव बड़ा था। सारी सैनिक स्थिति का आकलन करके उन्होंने बाजीराव पेशवा प्रथम को सहायता के लिए लिखा। बाजीराव पेशवा का अनुकूल उत्तर मिला और बंगस को युद्ध में पराजय का मुंह देखना पड़ा। महाराज छत्रसाल ने बाजीराव को अपना पुत्रवत माना और उनको अपने राज्य का एक भाग उपहार में दे दिया। उस इलाके में सागर, गढ़ा, कोटा, कालपी के साथ झांसी भी पड़ती थी। आगे चलकर बानपुर के यही महाराज मर्दन सिंह महारानी लक्ष्मीबाई के विश्वस्त सहयोगी बने। महाराज मर्दन सिंह वीर तो थे ही, बड़े अनुभवी भी थे। उन्होंने सन 1857 का जो महासमर प्रारंभ होने से पहले ही ये कल्पना कर ली थी कि भारतीय क्षितिज पर जो काले बादल घिरते जा रहे हैं वे बिना बरसे रहेंगे नहीं। उन्होंने अपने भरतगढ़ के किले में अपनी सैन्य व्यवस्था और संगठन को सुदृढ़ रूप देना शुरू कर दिया था। भरतपुर, गढ़ कुंडार, बानपुर के किले 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में बने थे, जहाँ की बुंदेले राजा अपनी वंश परंपरा से रहते आ रहे थे। भरतगढ़ दुर्ग ने सन 1857 के विद्रोह में एक प्रमुख भूमिका निभाई। महाराज मर्दन सिंह राजनीति के एक मंजे हुए खिलाड़ी थे। वे अपने बचपन से ही अंग्रेजों और उनकी कूटनीतिक चालों से परिचित थे। वे आयु और अनुभव दोनों में ज्येष्ठ थे, इसलिए महारानी लक्ष्मीबाई उनको अत्यंत सम्मान देती थी और जब भी संभव होता कोई कदम उठाने से पहले उनसे सलाह लेती थी। राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली में महारानी के कुछ महत्वपूर्ण पत्र हैं। इन ऐतिहासिक पत्रों की मूल प्रतियां दीवान कृष्ण प्रताप जी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू को भेंट की थी। सभी पत्र हिंदी में है, किंतु उनकी भाषा पर बुंदेली प्रभाव है। पत्रों के नीचे विधिवत राज की मुहर है। ये मुहर एक और उन पत्रों की प्रामाणिकता की पुष्टि करती है, वहीं दूसरी ओर ये भावना भी व्यक्त करती है कि महारानी अपनी सत्ता को स्वीकार रही है और अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार करने से इनकार कर रही है। महारानी लक्ष्मीबाई ने सुराज शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने एक पत्र में महाराज मर्दन सिंह को लिखा है, मेरी राय है
कि विदेशिन को शासन भारत पर न भव चाहिए। इस वाक्य से स्पष्ट है कि उनकी दृष्टि के आगे केवल झांसी का राज्य या दामोदर राव के उत्तराधिकार की ही समस्याएं नहीं थी, अपितु उनके मन में समग्र भारत की परिकल्पना थी। वे भारत को अंग्रेजों के शासन से मुक्त कराने की पक्षधर थी। स्वयं उनको अंग्रेजी शासन से जो कटु अनुभव हुए थे, उनके कारण वे उससे मन ही मन घृणा करने लगी थी। भरतगढ़ अथवा लाल बैठ के किले में विद्रोह से पहले महारानी लक्ष्मीबाई ने महाराज मर्दन सिंह से भेंट की थी और उस मंत्रणा का हवाला देते हुए महारानी ने उनको एक पत्र भी लिखा था। एक अन्य पत्र में महारानी ने अंग्रेजों के प्रति अपनी भावना महाराज मर्दन सिंह के आगे इन शब्दों में की थी: विदेशियों की गुलामी में रहिबो अच्छो नहीं है, उनसे लड़बो अच्छो है। महाराज मर्दन सिंह ओरछा के महाराज मधुकर शाह के वंशधर थे। ओरछा का राजवंश मुगलों के समय में अत्यधिक सम्मानित रहा है। भारतीय इतिहास के विद्यार्थी जानते हैं कि कलकत्ता में मंगल पांडे के आत्म बलिदान के पश्चात मेरठ से विद्रोह का प्रारंभ हुआ। संक्षेप में, मेरठ की सेना ने निकटवर्ती नगर दिल्ली में जाकर वृद्ध मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। इस प्रकार मानो उनकी सोई हुई चेतना जगा दी। बिहार, लखनऊ, कानपुर सब जगह आग तेजी से फैलती गई। रोटी और कमल उनके प्रतीक बन गए। इंदौर, सागर, मंडला, जबलपुर सब जगह आग फैलती चली गई और ये स्थान विद्रोहियों के केंद्र बन गए। इंदौर में होलकर महाराज की कंपनी सरकार से एक संधि हुई थी, जिसके फलस्वरूप वहाँ रेजिडेंसी कायम हो गई और सन 1854 की बात है, कर्नल ड्यूरेंड वहाँ का रेजिडेंट नियुक्त किया गया। परंतु सन 1857 में इंदौर की सेना ने सलामत खान के नेतृत्व में विद्रोह का बिगुल बजा दिया। सदर बाजार क्षेत्र में अंग्रेजों की तोपें उन्हीं के खिलाफ आग उगलने लगी। रेजिडेंट कर्नल ड्यूरेंड इंदौर छोड़कर सीहोर भाग गया और इंदौर की सेना ग्वालियर की ओर बढ़ी। महारानी लक्ष्मीबाई के मन को एक और दुख साल रहा था। पिता वृद्ध थे, माता परलोकवासिनी हो गई थी। पितृतुल्य अभिभावक पेशवा बाजीराव द्वितीय का निधन हो गया था। स्वयं का वैधव्य, झांसी पर अंग्रेजों का अधिकार और उनका दामोदर राव को उत्तराधिकार से वंचित रखना, सगे भाई जैसे नाना साहब की पेंशन का रोक देना भी उनके मन पर एक आघात था। वे पूर्ण रूप से विद्रोहिणी बन गई। अंग्रेज भी इस तथ्य को समझ रहे थे कि झांसी पर उनका दबाव बढ़ता जा रहा है। अंग्रेज सिपाहियों के अत्याचार और निरंकुशता बढ़ती जा रही थी। उस स्थिति का आंखों देखा हाल श्री विष्णु भट्ट ने अपने पुस्तक माझा प्रवास में इस प्रकार दिया है। अंग्रेज सरकार की फौजों ने पूरे बुंदेलखंड का बंदोबस्त करके झांसी से 1.5 कोस पश्चिम में आकर डेरा डाला और झांसी के चारों ओर के सभी गांवों में डंका बजवा दिया। झांसी में लड़ाई होने वाली है, वहाँ 3 दिनों तक विजन चलेगा, सभी सावधान रहें, कोई बाहर से यहाँ न आए और न किसी को आने दें। विजन का अर्थ था कि 5 वर्ष से ऊपर और 80 वर्ष से कम आयु के सभी पुरुष मार डाले जाएंगे। वैशाख के प्रारंभ में एक दिन हमने शहर के चारों ओर तंबू और जहाँ तहाँ जलते हुए चूल्हे देखे। पता चला कि बाहर से शत्रुओं की फौजें आ गई हैं। उसी रात में नगरकोट पर गोले बरसने शुरू हो गए। किले के भीतर से भी उसका जवाबी वार शुरू हुआ। लक्ष्मीबाई की तोपों ने काफ़ी गोरों को निहत किया, किंतु चौथे दिन दूसरे पहर किले के दक्षिणी बुर्ज का मुंह अंग्रेजों ने बंद कर दिया। उस अकेली तोप के सामने शत्रु सेना का ठहरना नामुमकिन था। किले के लोग निराश हो गए थे। इसी समय पश्चिमी बुर्ज के गोलंदाज ने वहां से तोप हटाकर दक्षिण में लगाई और दूरबीन से ठीक संधान करके तोप में बत्ती दी। इस तोप के दगते ही उस दिशा में तैनात अंग्रेजों का सबसे चतुर गोलंदाज निहत हो गया। उसकी हड्डी पसलियां उड़ गई। रानी ने खुश होकर अपने इस चतुर गोलंदाज को 80 तोले चांदी का तोड़ा पुरस्कार में प्रदान किया। 8 रोज तक लगातार अग्नि युद्ध चलता रहा। दोनों ओर से काफ़ी लोग मरे। किले के अंदर वाले लोग बाहर से कोई मदद नाना साहब की या तांता
न पहुंचते देखकर हताश से होने लगे थे। जनहानि भी काफ़ी हो चुकी थी, पर लक्ष्मीबाई स्वयं किले के संरक्षण में तत्पर हो फौज की हिम्मत बुलंद कर रही थी। श्री विष्णु भट्ट गोडसे की मांझा प्रवास के अनुसार तात्या टोपे एक विशाल सेना लेकर आया और उसकी सेना ने अंग्रेजी फौज पर तोप के गोले भी बरसाए, किंतु अंग्रेजों ने चतुरता से उसके सेना नायकों में फूट डलवा दी और सारे प्रयत्न निष्फल करा दिए। 12वें दिन लड़ाई का जोर और तेजी पर था। हम सभी लोग 6 मंजिल पर चढ़कर यह दृश्य देख रहे थे। इतने में चारों ओर खलबली मच गई। अंग्रेज कोट के व्यूह को तोड़ चुके थे और भीतर घुसे जा रहे थे। चारों ओर मारकाट और लूट का बाजार गर्म हो रहा था। लक्ष्मीबाई शूरता के आवेश में तुरंत 1500 तलवार बंद सिपाहियों को लेकर स्वयं तलवार युद्ध में जुट गई और उधर से बंदूकें चल रही थी। फिर भी इस रणचंडी ने कितने ही गोरों के सिर कलम कर डाले। लगता था स्वयं दुर्गा कुपित होकर दानव वंश का विनाश करने के लिए कटिबद्ध हो गई है। महारानी आगे बढ़ रही थी कि एक वृद्ध सरदार ने हाथ पकड़कर उनसे विनती की, महारानी, जबकि सारे दरवाजे खुल चुके हैं, अब इस तरह बंदूकों की अग्नि वर्षा के सामने जान देने से कोई लाभ नहीं है। इससे अच्छा है कि आप भीतर चलें। हम किले का दरवाज़ा बंद करने की युक्ति कर रहे हैं। सरदार के आग्रह को मानकर महारानी भीतर चली गई। बाहर विजन चल रहा था, रक्त की नदियां बह रही थी। फिर उसी बूढ़े सरदार ने उनको सलाह दी कि हमारा रहना निरापद नहीं है, हम पेशवा के पास चलें। रानी की ये बात समझ में आ गई और वे दामोदर राव तथा अपने स्वजनों को लेकर 1200 घुड़सवारों के साथ पुरुष वेश में चल दी। 24 घंटे में निक्लांत होकर बिना कुछ खाए पिए पेशवा के पास पहुंची। ग्वालियर के मोर्चे से पहले तात्या टोपे को कालपी के मोर्चे का सामना करना पड़ा। कालपी में नाना साहब और अंग्रेज दोनों की सेनाओं की तैयारी थी और वे एक दूसरे का आक्रमण करने की प्रतीक्षा कर रही थी। वस्तुस्थिति ये थी कि बाहर से आए हुए विद्रोहियों ने झांसी में आकर अंग्रेजों के बंगलों में लूटमार शुरू कर दी थी। उन्होंने अंग्रेजों के बंगलों में आग लगा दी और लेकिन रानी ने उनकी स्त्रियों और वहाँ की भोजन और सुरक्षा की व्यवस्था की। उन्होंने किसी अंग्रेज अधिकारी की हत्या न होने देने की कोशिश की, लेकिन विद्रोहियों ने जोरन बाग में अंग्रेजों की हत्या कर दी और खजाना लूट लिया। रानी ने उन्हें किसी प्रकार शांत किया। वे रानी की सेना में भर्ती हो गए। रानी के पास कई हजार सैनिकों की बुंदेलों की सेना भी थी तथा तोपें एवं कई 100 अश्वरोही थे। रानी ने झांसी में शांति स्थापित कर ली और सारा कार्य व्यवस्थित रूप से चलने लगा। तभी सर ह्यूरोज ने मध्य प्रदेश के कई नगरों में विद्रोहियों को दबाने के बाद झांसी पर आक्रमण किया। तब रानी ने उनकी विशाल सेना का बड़ी वीरता के साथ सामना किया। तात्या टोपे भी रानी की मदद के लिए एक बड़ी सेना लेकर आए, लेकिन रानी की सेना के साथ संपर्क न हो सकने के कारण तथा अंग्रेजों की धूर्तता से अपनी सेना में फूट पड़ जाने के कारण 2 दिन बाद पराजित होकर लौट गए। इन सब परिस्थितियों में महारानी लक्ष्मीबाई के पास झांसी छोड़ देने के अलावा और कोई विकल्प न बचा था। वे अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव तथा कुछ स्वजनों व विश्वस्त सेवकों के साथ अंग्रेजी सेना को चीरती हुई निकल गई। 24 घंटे की घुड़सवारी के बाद वे तो कालपी पहुंच गई, लेकिन उनके पिता मोरोपंत राह भटक जाने के कारण शत्रु सेना के हाथों पड़ गए और उसने उन्हें मार डाला। रानी के पीछे पीछे सर ह्यूरोज की कालपी पहुंच गया। उस समय वहाँ महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बानपुर के राजा मर्दन सिंह, शाहगढ़ के राजा बखतवली और बांदा के नवाब वहाँ अपनी सेनाओं के साथ थे। सर ह्यूरोज की सेना बहुत बड़ी थी। उसके आगे राजाओं की सेनाएं टिक न सकी और अत्यंत वीरतापूर्वक युद्ध करने के बावजूद उनकी पराजय हो गई। इस प्रकार कालपी का मोर्चा निर्णायक सिद्ध हुआ। महारानी लक्ष्मीबाई और उनके महान सेना नायक तात्या टोपे कालपी से ग्वालियर की ओर चले। उनका इरादा ग्वालियर के सिंधिया महाराज से सहयोग प्राप्त करना था। राव साहब और तात्या टोपे को यह आशा थी कि विपत्ति की इस घड़ी में सिंधिया नरेश जीवाजी राव अंग्रेजों की अपनी रानी का साथ देंगे। हालांकि उनकी आशा भ्रम ही सिद्ध हुई। महारानी कालपी से चलकर जालौन और गोपालपुरा होती हुई महोबा पहुंची और वहां से निकट के शिव मंदिर में दर्शनार्थ भी गई। उन्होंने वहां एक जागीर मंदिर में भेंट की और वह स्थान आज भी बाई का बाग कहलाता है।
महारानी सिंध नदी को पार करके तरौली बरौली गांव होती हुई ग्वालियर पहुंच गई। वहां उन्हें यह जानकर निराशा हुई कि सिंधिया महाराज अंग्रेजों का साथ देने के लिए अपने पूर्व निश्चय पर अड़े हैं। उनके दीवान दिनकर राव भी अंग्रेजों के साथ पक्षधर थे। महाराज सिंधिया को यह सूचना मिल गई थी कि महारानी और तांता टोपे ग्वालियर आ रहे हैं। उन्होंने अपनी सैनिक तैयारियां शुरू कर दी थी। उन्होंने अपने गोलंदाजों के साथ तोपों को मुरार छावनी भेज दिया था। मुरार लश्कर से लेकर केवल 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्वालियर का ही एक उपनगर है। सिंधिया महाराज और विशेष जनरल बलवंत राव जिनसीवाले ने नए विश्वास पात्र सेना नायकों की नियुक्ति कर दी थी। इस प्रकार महारानी लक्ष्मीबाई को सहानुभूति के स्थान पर एक सर्वथा विपरीत परिस्थिति ही मिली। विवश होकर महारानी को तांता टोपे को मुरार मोर्चे से को संभालने का आदेश देना पड़ा। उनके लिए ये विचार ही कष्टप्रद था कि विदेशियों के इशारे पर 2 पड़ोसी भारतीय राज्य झांसी और ग्वालियर अपनी सेनाओं को आगे करके लड़ें। कालपी से राव साहब और बांदा से नवाब अली बहादुर द्वितीय मुरार के मोर्चे पर पहुंच गए थे। सिंधिया महाराज को उनके सेवकों द्वारा की गई सूचना के अनुसार विद्रोहियों ने अपनी सैन्य शक्ति काफ़ी बढ़ा ली थी। उनके पास 7,000 पैदल सिपाही, 4,000 अश्वारोही, 12 तोपें और सिंधिया महाराज ने एक विशाल सेना के साथ विद्रोही सेना का सामना किया, किंतु वह तो पहले ही विपक्षियों से मिल चुकी थी, इसलिए उन्होंने पराजय का मुंह देखना पड़ा। वे अपने दीवान दिनकर राव को साथ लेकर आगरा चले गए। रानी बेजाबाई के साथ नरवर चली गई। महाराज के सैनिकों ने ही किले को लूट लिया। 3 दिन पश्चात 3 जून को जिले की चाबी रानी लक्ष्मीबाई को सौंप दी गई। राव साहब ने वहां 1000 सैनिकों के साथ प्रवेश किया। किले की मरम्मत शुरू कर दी गई। इसके पश्चात आंदोलन के उत्सवों और ब्रह्म भोजों का सिलसिला प्रारंभ हुआ। महारानी लक्ष्मीबाई के सचेत रहने पर भी राव साहब ने 20 लाख रुपया इन समारोह और सेना के सरदारों को बांटने में नष्ट कर दिया। उधर जनरल यूरोज वर्षा आने से पहले ही ग्वालियर पर हमला करने की योजना बना रहा था। 6 जून को वह अपनी सेना लेकर कालपी से ग्वालियर की ओर चला। पूर्व निश्चय के अनुसार ब्रिगेडियर स्मिथ, स्टुअर्ट और कर्नल रिडेल उसे मार्ग में ही अपनी सुसज्जित सेनाओं के साथ मिल गए। हीरोज ने ग्वालियर पहुंचकर उनके साथ अलग अलग मोर्चे निश्चित कर दिए और स्वयं मुरार की ओर बढ़ा। कोटा सराय में राव साहब और तांता टोपे सेना की कमान संभाले हुए थे। उनका ब्रिगेडियर स्मिथ से मुकाबला हुआ, जिसमें वे पराजित हुए और उनकी कई तोपें भी छिन गई। तभी रानी ने वहां पहुंचकर स्मिथ पर हमला किया और उसे पीछे हटा दिया। 17 जून को ब्रिगेडियर स्मिथ ने फिर अपनी पूरी तैयारी की। इस बार पुरुष वेश में स्वयं महारानी लक्ष्मीबाई ने सेना का नेतृत्व किया। उसके साथ उनकी 2 सहेलियां भी थी। रानी ने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दिया। रानी ने भयानक युद्ध किया, किंतु उनके शरीर में गोली तथा तलवार के कई संघातविक घाव लगे। उनकी सहेली सुंदरी की गोली लगने से मृत्यु हो गई। उनके शरीर से इतनी रक्त निकल चुका था कि उनको मूर्छा आ गई। सचेत होने पर वे पुनः लड़ना चाहती थी कि उनका घोड़ा किले की प्राचीर से कूदा और उन्हें फूल बाग तक ले गया। अंग्रेज सिपाहियों ने उन्हें रोकना चाहा, किंतु घोड़ा उनको सुरक्षित निकाल ले गया। कुछ लोगों का कथन है कि रानी कटी घाटी होकर फूल बाग की ओर बढ़ी। वहाँ वफादार घोड़ा उन्हें स्वर्ण रेखा पार कर बाबा गंगादास की कुटी पर ले गया। वह साधु सन्यासियों का खड़ा था। वहाँ पहुंचकर रानी ने अंतिम इच्छा व्यक्त की कि उनका शव शत्रुओं के हाथों में न पड़ने दिया जाए। उसके पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। साधुओं ने शीघ्र ही उनकी अंत्येष्टि क्रिया पूरी कर दी। अंग्रेजी सेना को जब यह सूचना मिली तब सब समाप्त हो चुका था। तेज महातेज में मिल चुका था। बाबा गंगादास के अखाड़े में के 300 सन्यासियों से अंग्रेजी सेना का युद्ध हुआ और वे सब सन्यासी मारे गए। वे अपना वचन पूरा कर चुके थे। बाबा गंगादास को ग्वालियर राज्य से निर्वासित कर दिया गया। हीरोज द्वारा विजय के पश्चात सिंधिया महाराज ने अपना शासन संभाल लिया। खजांची अमीचंद बांटिया को, जिन्होंने विद्रोहियों के लिए राज के खजाना खोल दिया था, एक पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई। इस प्रकार एक गौरवपूर्ण अध्याय का दुखद अंत हुआ। फिर भी महारानी लक्ष्मीबाई अमर है।
मानव शरीर तो नश्वर है, एक दिन सभी को इस संसार से जाना है, किंतु ऐसी गरिमामयी मृत्यु कितनों को मिलती है। जाओ रानी, याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी ये तेरा बलिदान, जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी, चुप होवे इतिहास लगे, सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय, मिटा दे गोलों से चाहे झांसी, तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये थी महारानी लक्ष्मीबाई की शौर्य गाथा। अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं कल किसी नई कथा के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।